शन्नो अपने घर की सबसे लाडली लड़की थी। उसके घर वाले उसकी कोई भी बात नहीं काटते और ऐसा ही दबदबा उसने शादी के बाद अपने ससुराल वालों पर भी बना रखा था। शन्नो बेलापुर गांव में अपने पति गोपाल और सास माला के साथ रहती थी। बेलापुर गांव में जहां औरतें बिना घूंघट लिए जल्दी घर से बाहर नहीं निकलती, वहीं शन्नो अपने छोले का ठेला लेकर पूरे गांव में घूमती थी। बहुए होकर भी उसे ऐसे आजाद देखकर वहां की औरतें देखती रहती थी। एक दिन शन्नू अपना ठेला लेकर गांव की गलियों से गुजर रही थी। तभी गांव की एक औरत उसे रोकती है। अरे रुको सन्नो बहन, जरा मेरी बात तो सुनो। हाँ बहन, बोलो क्या हुआ? तुमने मुझे आवाज दी? सन्नो बहन, तुम्हारे हाथ में जादू है, जादू। मेरे घर के सभी लोगों को तुम्हारे हाथ के छोले बहुत पसंद है। सबसे ज्यादा तो मेरी सास को। उनको तो खाना ही पूरा नहीं होता है तुम्हारे छोले के बिना। ये तो अच्छी बात है ना बहन। अपने हुनर के कारण मैं गांव के सभी घरों में याद की जाती हूँ। लोग मेरा इंतजार करते हैं। लोगों के मुंह से अपने छोलों की तारीफ सुनकर मुझे आगे और अच्छा काम करने की हिम्मत मिलती है। सच में आपका जीवन बहुत अच्छा है। यहाँ औरतों को देखो जिन्हें बिना घूंघट के घर से बाहर पैर नहीं निकालने देते, और एक तुम हो, आजाद घूम रही हो। ये सब कहने की बात होती है। मुश्किल सबके जीवन में होती है, उसे दूर खुद ही करना पड़ता है, उससे लड़ना पड़ता है, तभी आप अपनी मर्जी से जी सकते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे बाहर निकलने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती? मुझे लोगों से नहीं लड़ना पड़ता, बल्कि सच तो ये है कि मैं आज भी सबसे लड़ रही हूँ, अपने हक के लिए। शन्नो उस औरत से बातें कर रही होती है। तभी वहाँ गांव का एक बूढ़ा आदमी आता है। तू यहाँ क्या कर रही है? हमारे घर की बहू बेटियों से बातें करके उन्हें भी अपनी तरह बेशरम बनाने का सोच रही है क्या? जिसे अपने परिवार वालों की इज्जत का कोई ख्याल ही ना हो। काका, मैं आपकी उम्र का लिहाज करके कुछ बोल नहीं रही हूँ, तो उससे मेरी कमजोरी मत समझिए। आप अपने पैरों पर खड़ा होना अगर आपकी नजर में बेशर्मी है तो ये आपकी नजरिया है, इसमें मेरी गलती नहीं है। हाँ हाँ, क्यों नहीं? तुम्हारी गलती क्या होगी? गलती तो तुम्हारी सास और तुम्हारे पति की है, जिन्होंने अपने घर की बहू को इतनी छूट दे रखी है। तो आपका क्या मन है काका कि मेरे घर वाले भी आपके घर की बहू बेटियों की तरह एक गुलाम बनाकर चार दीवारों में रखें? आ गए आप खेतों से? खाना लगाऊं आपके लिए? नहीं, अभी भूख नहीं है। पहले एक बात बताओ, वो काका तुमसे क्या कह रहे थे? कुछ नहीं, मैं बाहर निकलकर काम करती हूँ, ये चीज उन्हें अच्छी नहीं लगती। बोल रहे थे मुझे बाहर घूमते देखकर उनके घर की बहू बेटियां भी एक दूसरे से शिकायत कर रही हैं। इसमें तुम्हारी क्या गलती है? जब हमें कोई परेशानी ही नहीं है तो उन्हें क्यों हो रही है? लेकिन ये बात आपको कैसे पता चली? मैंने तो आपको बताया भी नहीं। वो खेतों से लौटते हुए मैंने तुम्हारी और उस बूढ़े काका की बात सुन ली, लेकिन जब मैंने देखा तुम उसे सुना रही थी, वो मुझे बीच में बोलना ठीक नहीं लगा। सही किया आपने। आप चिंता मत करिए, गांव के लोगों के लिए तो मैं अकेली ही काफी हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बाहुबली हो तुम। वही समझ लीजिए। आप बैठिए आराम से, मैं आपके लिए छोले और चावल लेकर आती हूँ। शन्नो रसोई में जाती है और गोपाल के लिए छोले चावल लेकर आती है, जिसे खाते ही वो उसकी बहुत तारीफ करता है। शन्नो के हाथों में अलग ही स्वाद था। जो भी एक बार उसके हाथ के छोले खा लेता था वो उसके ही गुण गाने लगता। वैसे तो शन्नो बहुत ही कंजूस थी, लेकिन स्वभाव से थोड़ा मतलबी भी थी, जिसके चलते जब भी उसे अपना कोई काम निकलवाना होता था तो वो लोगों को छोले फ्री में बांट दिया करती। एक दिन वो बाजार अपने छोले का ठेला लगाकर खड़ी थी। तभी वहाँ एक लेडी कांस्टेबल आती है। ए मैडम, जल्दी से अपना ठेला वेला हटाओ। यहाँ से सरकार की जमीन को तुम लोगों ने खैरात में मिलने वाला दान समझा है क्या, जो उस पर कब्जा करके बैठ गई हो? मैडम, मेरी बात तो सुनो। यहाँ मेरा काम जमा हुआ है, अगर मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो मेरा काम रुक जाएगा, ऐसा मत करिए। शन्नो इतना कहकर लेडी कांस्टेबल को छोले खिलाती है, जो उसे बहुत पसंद आते हैं, और वो शन्नू की बात मान जाती है। जिसके बाद शन्नू हर दिन लेडी कांस्टेबल को अपने छोले खिलाकर किराया देने से बच जाया करती। दिन बीतते हैं, तभी एक दिन
शन्नू की चाची सास उर्मिला उसके घर आती है और कहती है, भाभी आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ आज तुम मेरे घर का रास्ता कैसे भूल गई? पक्का मेरी बहू की तरह तुम भी किसी मतलब से ही आई होगी यहाँ पर। भाभी आप ऐसे क्यों बोल रही है? मैं क्या हमेशा यहाँ मतलब से आती हूँ? हाँ बिल्कुल, अगर ऐसा नहीं होता तो जब मेरी तबीयत खराब थी, जब मैं हॉस्पिटल में थी, तब भी तो तुम आती, लेकिन तब तो तुम दिखाई भी नहीं दी और आज अचानक आ गई। भाभी जब आपने मुझे बदनाम कर ही दिया है तो यही सही। वैसे आप सही हैं, आई तो मैं आज अपने मतलब से ही हूँ। मुझे पहले ही पता था। बताओ क्या मतलब लेकर आई हो तुम? कोई बड़ा काम नहीं है भाभी, बस आप शन्नू को कुछ दिनों के लिए मेरे घर भेज दो ताकि वो मेरी बहू को अपनी तरह अच्छे छोले बनाना सिखा दे। उसे कुछ बनाना नहीं आता है ना? अच्छा, अगर मेरी बहू तेरे साथ चली जाएगी तो उसका काम यहाँ कौन करेगा? वो सिर्फ घर के लिए छोले नहीं बनाती बल्कि बाहर बाजार में भी ठेला लगाती है। जहाँ तक मुझे लगता है वो तेरे साथ नहीं जाएगी क्योंकि वो तुझसे बड़ी मतलबी है। माँ जी, आप मुझे मतलबी बहू बोल रही हैं। बोलने की क्या जरूरत है? जो सच है वो सच ही रहेगा ना बहू। माँ जी, आज के टाइम को देखते हुए सबसे पहले अपने बारे में सोचना। अगर मतलबी बनना है तो ठीक है, मैं हूँ मतलबी। बहू तू बुरा मत मान, मैं यहाँ तुम दोनों सास बहू में बहस करवाने नहीं आई थी। मैं तो बस तुझे कुछ दिनों के लिए अपने घर ले जाने के लिए आई थी। चाची जी, मैं आपके साथ चलूंगी, लेकिन जितने दिन मैं आपके घर रहूंगी आप मुझे उतने दिन के पैसे चाहिए, क्योंकि उतने दिन मेरा नुकसान होगा तो कहीं से फायदा भी तो होना चाहिए। तुम मेरी बहू को अच्छा खाना बनाना सिखा दो और सबसे अच्छा अपने हाथों के बनाए हुए छोले, ताकि सभी मेरी बहू को पसंद कर ले। उसके बदले में तुम जो बोलोगी मैं वो करूँगी। ठीक है चाची जी, तो अब मैं भी आपके घर आने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, फिर कल गोपाल से बोल देना कि वो समय से तुम्हें मेरे घर छोड़ दे। उर्मिला के जाने के बाद माला शन्नू से कहती है, थोड़े से पैसे के लिए तू अपना काम बंद कर देगी? तेरे जैसी पागल लड़की आज तक नहीं देखी मैंने। माँ जी, आप कुछ नहीं समझती हैं। मैं अपना कोई नुकसान नहीं कर रही हूँ, बल्कि दो जगह से फायदा कर रही हूँ। पहला, चाची जी के घर जाकर पैसे कमाऊंगी, और दूसरा, अपने छोलों का ठेला अपनी सहेली रानी को दे जाऊंगी। वो चला लेगी, उससे जो भी कमाई होगी हम दोनों आधा आधा बांट लेंगे। उसमें तेरे हाथ जितना स्वाद नहीं हुआ और काम नहीं चला तो क्या होगा? ऐसा नहीं होगा माँ जी, रानी मेरे ठेले पर आती जाती रहती है, उसे मेरे छोले बनाने का तरीका पता है, वो सब संभाल लेगी। शन्नू कमरे में जाकर पैकिंग करने लगती है और अगले दिन अपने पति के साथ उर्मिला के घर निकल जाती है। दिन बीतते हैं और बीतते दिनों के साथ शन्नू की बहू को अच्छा खाना बनाना सिखा देती है और बहुत सारे पैसों की कमाई करके अपने घर वापस आ जाती है। अगले दिन शन्नू अपने ठेले पर पहुंचती है और रानी से कमाई का हिस्सा मांगती है। लाओ रानी, इतने दिनों में जो भी कमाई हुई है वो सारा मुझे दे दो, मैं उसमें से हिस्सा कर दूंगी। आप तो मुझसे भी ज्यादा मतलबी हैं। आपके काम का नुकसान ना हो इसके लिए आपने मुझे अपना ठेला सौंप दिया, ऊपर से आप हिस्सा मांग रही हैं। आपको क्या लगा मैं आपको नहीं समझूंगी? अगर मैंने आपको आपके हिस्से का पैसा दे दिया तो मैं ठेले और छोले के सामान के पैसे कहाँ से लाऊंगी? तुम तो बहुत ही मतलबी निकली। मैंने तुम्हें रोजगार दिया और तुमने मुझसे ऐसी ही गद्दारी की। शन्नू के पास रानी की बात का कोई जवाब नहीं था। वो अपने मतलब के चक्कर में खुद ही अपना नुकसान कर लेती है और ना जाने अपने कितने दिनों की कमाई से भी हाथ धो बैठती है। कांता अपनी बेटी प्रतिमा की शादी के लिए काफी चिंता में थी, क्योंकि प्रतिमा जन्म से ही बहरी थी, उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता था। एक रोज प्रतिमा की बुआ मधु कांता के घर आती है और वो कांता से कहती है, और भाभी कब कर रही हो प्रतिमा की शादी? देख ही तो रही हूँ दीदी लड़का, ना जाने कैसी किस्मत लिख दी मेरी बच्ची की भगवान ने। ये बातें चल ही रही होती हैं कि कांता की बहू खुशी चाय लेकर वहाँ आती है और अपनी सास की बातें सुनकर बुआ से कहती है, बुआ जी, माँ जी तो लगातार कोशिश कर रही हैं कि प्रतिमा के लिए कोई अच्छा सा लड़का मिल जाए। कोई नहीं, टेंशन की बात नहीं है, मैं एक रिश्ता बताती हूँ, बहुत अच्छा घर परिवार है। हाँ हाँ दीदी बात करो ना, क्या कैसे है? कुछ दिनों बाद मधु के कहने पर प्रतिमा को लड़के वाले देखने आते हैं। प्रतिमा को बस सुनने में दिक्कत होती है,
बाकी उसमें कोई कमी नहीं थी, वो बेहद सुंदर थी। तभी प्रतिमा लड़के वालों के लिए चाय लेकर आती है और प्रतिमा को देखकर लड़का राहुल कांता से कहता है, क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं आंटी जी? हाँ बेटा जरूर। खुशी, प्रतिमा को कमरे तक ले जा। प्रतिमा को तो कुछ समझ नहीं आता कि क्या चल रहा है क्या नहीं, क्योंकि उसे कुछ सुनाई ही नहीं देता। लेकिन अब जब प्रतिमा को सुनाई नहीं देता तो वो लड़के के सवालों का जवाब कैसे देती। इसके लिए खिड़की के पास उसकी भाभी खुशी खड़ी होती है और जैसे ही राहुल प्रतिमा से कहता है, आपको मैं पसंद हूँ? हाँ हाँ हाँ। आपको मैं पसंद हूँ? मुझे तो आप पहली नजर में पसंद आ गई थी। वैसे आप कितनी पढ़ी लिखी हैं? तभी खुशी प्रतिमा को हाथ पर दिखाते हुए लिखने का इशारा करती है तो प्रतिमा राहुल से कहती है, मैंने एमए किया है। वेरी गुड। आप खाना तो बना लेती है ना? खुशी उसे फिर से इशारा करते हुए समझाती है तो प्रतिमा बोलती है, हाँ जी, मुझे सब आता है। मुझे बस इतना ही पूछना था। मेरी तरफ से तो हाँ है। राहुल बाहर आकर कांता से कहता है, आंटी जी, मुझे प्रतिमा पसंद है। मुबारका जी मुबारका, हमें भी आपका लड़का पसंद है। रिश्ता फिक्स हो गया। इस बात से कांता और खुशी बहुत खुश होती हैं, क्योंकि राहुल को पता तक नहीं चलता कि प्रतिमा को सुनाई नहीं देता है। जिस पर कांता अपनी बहू से कहती है, गजब की एक्टिंग की है, लड़के को तो पता भी नहीं चला। बस अब शादी अच्छे से निपट जाए। हाँ माँ जी, बस मेरी ननद की शादी हो जाए अच्छे से, अब मैं यही चाहती हूँ। आखिरकार काफी समय बीत जाने के बाद वो दिन भी आ जाता है जब प्रतिमा और राहुल की शादी हो रही होती है। मंडप में राहुल और प्रतिमा बैठे होते हैं। तभी पंडित जी प्रतिमा और राहुल से कहते हैं, वर और वधू अपना हाथ आगे करे। ये सुनकर राहुल तो अपना हाथ आगे कर लेता है, लेकिन प्रतिमा अपने हाथों को आगे नहीं करती क्योंकि उसे सुनाई ही नहीं देता। लेकिन ये देखकर राहुल प्रतिमा के हाथ को अपने हाथों पर रखता है। ये देखकर कांता अपनी बहू खुशी से कहती है, देख बहू, अपनी प्रतिमा को कितना अच्छा लड़का मिला है। हाँ माँ जी, मैं भी बहुत खुश हूँ। शादी का कार्यक्रम अभी चल ही रहा होता है और इस बार पंडित राहुल और प्रतिमा को कहता है, वर और वधू अब फेरों के लिए खड़े हो जाइए। अब की बार भी राहुल ही खड़ा होता है, प्रतिमा खड़ी ही नहीं होती। ये देखकर एक औरत बोल पड़ती है, लगता है लड़की बहरी है, कुछ सुन ही नहीं पा रही है। तभी राहुल प्रतिमा को उठने का इशारा करता है। उसे तो अब भी नहीं पता था कि उसकी बीवी बहरी है। दोनों के 7 फेरों के साथ ही शादी भी संपन्न हो जाती है और अब विदाई की रस्म पूरी होती है और फिर वो ससुराल पहुंच जाती है। ससुराल में अगले दिन मुंह दिखाई की रस्म होती है, जिसमें सुशीला की पड़ोसन रमा आती है और प्रतिमा का चेहरा देखते हुए उससे कहती है, सुशीला, बहू तो बहुत सुंदर लाई है तू। हाँ वो तो है। बहू, जब तुम इतनी सुंदर हो तो थोड़ा गाकर भी सुना दो अपनी सुरीली आवाज में। प्रतिमा को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर रमा उससे कहना क्या चाहती है। ऐसे में प्रतिमा का कोई जवाब ना मिलने पर रमा सुशीला से कहती है, लगता है बहू शर्मा रही है, अभी मुझे जानती भी नहीं है ना। चल कोई बात नहीं, कभी और सुन लूंगी तेरा गाना। अगले दिन सुबह सुशीला किचन में काम करते हुए अपनी नई नवेली दुल्हन को आवाज लगाती है, बहू, जरा राहुल के लिए खाना पैक कर दे, उसे ऑफिस जाने में देरी होगी। काफी समय बीत जाने के बाद सुशीला अपने बेटे राहुल से कहती है, बेटा जा जाकर देख क्या कर रही है प्रतिमा, मैं कब से आवाजें लगा रही हूँ। ये सुनकर राहुल अपने कमरे में जाता है और अपनी पत्नी प्रतिमा से कहता है, प्रतिमा, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? माँ कब से तुम्हें आवाजें लगा रही है। प्रतिमा अभी भी बहुत नॉर्मल थी, जिससे राहुल को और गुस्सा आ जाता है और वो प्रतिमा पर चिल्ला कर कहता है, लेकिन प्रतिमा को अभी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब राहुल प्रतिमा को हिलाते हुए कहता है, तुम्हें सुनाई नहीं देता? प्रतिमा उसे इशारे में बताती है कि वो सुन नहीं सकती। ये जानकर राहुल वहीं बैठकर अपने सर पर हाथ रख लेता है और खुद से कहता है, हो गया कल्याण, माँ तो अब मुझे ताने दे देकर खा जाएगी। राहुल बोल ही रहा होता है कि तभी सुशीला वहाँ आ जाती है और राहुल को देखकर कहती है, तू यहाँ आकर बैठा है? तुझे मैंने बहू को बुलाने भेजा था ना, ऑफिस नहीं जाना तुझे? माँ, प्रतिमा को सुनाई नहीं देता है। क्या सुनाई नहीं देता?
मैंने इसलिए तो तुझे भेजा था। माँ उसे कुछ सुनाई नहीं देता है। ये तू क्या बोल रहा है? क्या सुनाई नहीं देता बहू को? आपकी बहू को कुछ सुनाई नहीं देता है, वो बहरी है। ये क्या बोल रहा है तू? माँ मैं मजाक नहीं कर रहा। मतलब मेरी बहू बहरी है? ये सुनकर सुशीला अपनी बहू की तरफ देखते हुए कहती है, तुझे पता था कि तू सुन नहीं सकती, तो पहले बताया क्यों नहीं? माँ अब आप चुप हो जाओ। आपकी बहू को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। आपके बोलने का उस पर कोई असर नहीं होने वाला। मेरी तो किस्मत ही फूट गई। न जाने कहां से ले आई मैं ऐसी बहू। अपनी सास और पति को परेशान देखकर वो इशारे में कुछ कहती है या फिर कुछ पूछने की कोशिश करती है, लेकिन किसी को समझ नहीं आता। तभी सुशीला कहती है, न जाने मेरी किस्मत में क्या ही लिखा था जो ऐसी बहू मुझे मिली है। माँ अब अफसोस करने का कोई फायदा नहीं है। अब तो प्रतिमा आपकी बहू और मेरी पत्नी बन चुकी है। मैं इसे अपनी बहू नहीं स्वीकार करने वाली हूँ। माँ आप जो भी हो, प्रतिमा मेरी पत्नी है और मुझे अपनी पत्नी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे छोड़ा मायके, मैं इसे नहीं रख सकती। राहुल अपनी पत्नी प्रतिमा की साइड लेता है कि अब जो भी हो जाए प्रतिमा का वो साथ देगा, और अब चाहे सुशीला उसे अपनाए या ना अपनाए। एक रोज रमा सुशीला के घर आती है और उससे कहती है, सुशीला और बता, तेरी नई बहू के तो बहुत सुख उठा रही है तू। हाँ हाँ बोल, तो तेरे घर भी भेज दूं, काम करवा देगी तेरा। तू भी सुख काट लियो मेरी बहू से। तभी रमा प्रतिमा को देखकर कहती है, बहू चाय बनाने जा रही है तो मेरे लिए भी एक कप चाय बना दियो। प्रतिमा को तो सुनाई ही नहीं देता, जिसकी वजह से वो रमा की तरफ नहीं देखती और अपने कमरे में चली जाती है। तभी रमा सुशीला से कहती है, तेरी बहू में तो बहुत अकड़ है, देखा तक नहीं। हाँ हाँ वो तो है। आजकल के बच्चे न जाने सुनते क्यों नहीं। मैंने तो सुना था तेरी बहू को सुनाई ही नहीं देता। ये किसने कह दिया तुझसे? रमा सबकी खबर रखती है। हाँ है तो क्या मैं उसे अपने घर से निकाल दूं? लेकिन तुझे तो पता था ना कि तेरी बहू नहीं सुनती। हाँ पता था कि मेरी बहू को कुछ नहीं सुनाई देता, लेकिन अगर तू अपने किसी बच्चे को जन्म से ही बहरा पाती तो क्या उसका गला दबाकर मार देती? नहीं ना। फिर अगर उसे जन्म से ही प्रॉब्लम है तो इसमें उसकी क्या गलती? इस तरह अपनी बहू को जाने अनजाने में सुशीला भी अपना ही लेती है। आरोही बहुत ही सिंपल और सीधी लड़की थी। माँ बाप के मरने के बाद वो उसके चाचा हरीश के साथ रहा करती। जहाँ एक तरफ आरोही सीधी सादी लड़की थी तो वहीं दूसरी तरफ उसके चाचा की बेटी पायल उससे बिल्कुल अलग थी। वो हर चीज में तेज और बहुत गुस्से वाली थी, लेकिन दिखती बिल्कुल आरोही की तरह थी। दोनों की आपस में बहुत अच्छी बनती थी, लेकिन कुछ समय बाद पायल पढ़ने के लिए बाहर चली जाती है और आरोही की शादी एक अक्षय नाम के लड़के से होती है। थोड़ा समय और बीतता है, तभी एक रोज अक्षय अपने साथ एक लड़की को लेकर घर आता है और आरोही से कहता है, इससे मिलो, ये है मेरी गर्लफ्रेंड। लड़की ऐसी होनी चाहिए। पता नहीं मेरे बाप ने तुम्हारे अंदर ऐसा क्या देख लिया और तुम्हें मेरे गले बांधकर खुद भगवान को प्यारे हो गए। साथ ही इस घर की सारी प्रॉपर्टी भी तुम्हारे नाम करके चले गए। इन सब में मेरी क्या गलती है? मैंने तो उनसे ये सब करने के लिए नहीं कहा था ना। उन्होंने जो भी किया अपनी मर्जी से किया, और अब तो वो इस दुनिया में भी नहीं है। कम से कम अब तो उनको कोसना छोड़ दीजिए। ये सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। अगर मेरी शादी तुमसे नहीं हुई होती तो ये सब परेशानी होती ही नहीं। मैं भी अपनी लाइफ में खुश होता और तुम अपनी लाइफ में। मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। ये बात आपको शादी के टाइम पर ही कह देनी चाहिए थी। इससे ना आपकी लाइफ खराब होती और ना ही मुझे रोज रोज इतनी बेइज्जती सहनी पड़ती। और अगर ये आपकी गर्लफ्रेंड है तो मैं कौन हूँ? मेरी यहाँ क्या जरूरत है? तुम सिर्फ इस घर की एक नौकरानी हो, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। और रही बात तुम्हें इस घर में रहने की, तो जिस दिन कोर्ट से सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी ना, उस दिन तुम भी इस घर से बाहर ही नजर आओगी और मैं अपनी पसंद की लड़की के साथ शादी करके अपनी लाइफ सेट कर लूंगा। अक्षय इतना कहकर अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर कमरे में चला जाता है, जिसके बाद आरोही रोते हुए घर के मंदिर में चली जाती है और भगवान के सामने कहती है, भगवान, दुनिया के सारे दुख आपने मेरी ही किस्मत में क्यों लिख दिए हैं? किस जन्म की दुश्मनी निकाल रहे हैं आप? भगवान जी, मायके में माँ बाप का प्यार नसीब में नहीं था, ससुराल में आई ना ही सास का प्यार नसीब में है ना ही पति का। ऐसी जिंदगी से तो मौत ही अच्छी है, लेकिन शायद वो भी किस्मत में नहीं है मेरे। आरोही भगवान के सामने बैठकर ये सब कहकर रो रही थी। तभी उसकी सास शीला वहाँ आती है और आरोही को बालों से पकड़कर उठाते हुए कहती है, महारानी जी,
अगर तेरा ये भगवान के सामने रोना हो गया हो तो अब थोड़ा अपने हाथ पैर भी चला ले और घर के कामों को भी कर ले। उसके बाद हमारे लिए कुछ खाने के लिए बना ले। माँ जी, मैं सारे काम कर लूंगी, लेकिन आप मेरे बाल छोड़ दीजिए। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैं अभी थोड़ी देर में सब कर देती हूँ। ये तेरा रोज का काम है। जब तक मैं तुझे खरी खोटी न सुना दूं, तेरे हाथ पैर नहीं चलते। तुझे आदत हो गई है ना सुनने की, इसलिए। लेकिन मेरी आदत नहीं है, इसलिए कल से इस चीज का ख्याल रख कि मुझे बार बार तुझे किसी काम के लिए बोलना न पड़े, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शीला इतना कहकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद आरोही घर की साफ सफाई में लगती है और उसके बाद रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद आरोही सारा खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर रखती है और जैसे ही बैठने को होती है तभी वहाँ उसकी सास अपने पैरों से उसकी कुर्सी को पीछे कर देती है और आरोही जमीन पर गिर जाती है और शीला हंसते हुए कहती है, बहू रानी, तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू हमारे बराबर बैठकर खाना खा सके। और वैसे भी तुझे खाने की जरूरत ही क्या है? अगर खाना खाएगी तो मोटी हो जाएगी, तो फिर घर के काम कौन करेगा? इसलिए तू आज से खाना ही मत खा। माँ जी, ऐसा मत कीजिए। मैंने वैसे ही 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। अगर आज भी नहीं खाया तो मैं कोई काम नहीं कर पाऊंगी। क्यों पूरे दिन हमारा खून पीती रहती हो? फिर भी तुम्हें भूख लगी है? जाके बाथरूम में कपड़े धो लो, बहुत सारे कपड़े पड़े हैं। अगर हमारे खाने के बाद कुछ बच जाएगा तो खा लेना, वरना कोई बात नहीं। अपने ससुराल वालों के रोज रोज के टॉर्चर से परेशान होकर आरोही घर छोड़कर चली जाती है। वो बेसुध होकर रोड पर चलती जा रही थी, तभी अचानक से एक गाड़ी से टकराकर वो जमीन पर गिर जाती है और तभी उस गाड़ी में से एक लड़की निकलती है, जो कि कोई और नहीं, उसी की डुप्लीकेट बहन पायल थी, जो अपनी बहन को ऐसी हालत में देखकर हैरान थी। और आरोही पायल को गले लगाकर जोर जोर से रोने लगती है, जिसके बाद पायल उसे अपने साथ लेकर जाती है और उससे उसकी हालत का कारण पूछती है, जिस पर आरोही उसे सब सच बताती है, जिसे सुनकर पायल कहती है, दीदी, अगर आपके साथ आपके ससुराल में इतना गलत हो रहा था तो आपको पिताजी को बताना चाहिए ना। आपने उनसे कभी कुछ कहा क्यों नहीं? कैसे बताती मैं? वो लोग मुझे घर से बाहर तक नहीं निकलने देते हैं, न ही मुझे किसी से बात करने देते हैं। जब आखिरकार मैं चाचा जी से मिली थी तो उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, जिसके चलते मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। लेकिन अभी वो कहाँ हैं? दीदी, आज पिताजी को मरे हुए पूरे 10 दिन हो गए हैं। आपके ससुराल वालों को कितनी बार खबर पहुंचाई, लेकिन ना ही कोई आया और ना ही आपको भेजा। मैं तो आपके ससुराल आपसे सारे रिश्ते तोड़ने के लिए आ रही थी, लेकिन यहाँ तो माजरा ही कुछ और है। वो लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। वो लोग मुझे सिर्फ पैसों के लिए पाल रहे हैं। जिस दिन सारी प्रॉपर्टी उनके नाम हो जाएगी, उस दिन वो लोग मुझे घर से निकाल कर बाहर कर देंगे। इन लोगों को तो मैं बताती हूँ। अब आपके ससुराल आपकी ये डुप्लीकेट बहन जाएगी। जिन्होंने मेरी बहन के साथ इतना गलत किया, उन्हें सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। पायल इतना कहकर अपनी बहन आरोही की जगह खुद आरोही बनकर उसके ससुराल जाती है। तभी उसकी सास शीला इस बात से अनजान कि जो लड़की उसके घर आई है वो उसकी बहू आरोही नहीं, बल्कि उसकी डुप्लीकेट बहन पायल है, उस पर हाथ उठाती है। तभी पायल उसका हाथ पकड़कर कहती है, माँ जी, अपने इन हाथों को थोड़ा संभाल कर रखिए, वरना अगर बुढ़ापे में हड्डियाँ टूट गयी तो जुड़ेंगी नहीं। और अब से आप अपने हाथों का इस्तेमाल सिर्फ आशीर्वाद देने के लिए ही इस्तेमाल करें तो ज्यादा ही अच्छा होगा। अपनी बहू का बदला हुआ रूप देखकर शीला डर जाती है और आगे कुछ नहीं बोलती। तभी पायल आरोही के कमरे में जाती है और बेड पर लेटे अक्षय को बेड से धक्का मारते हुए कहती है, पूरे घर का काम फैला हुआ है और आप यहाँ आराम से सो रहे हैं। कभी कभी कोई काम आप भी कर लिया करो, जरूरी नहीं कि रोज मैं ही सारे काम करूँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे ऑर्डर दो। लगता है पुरानी मार भूल गई हो, दोबारा याद दिलाना पड़ेगा। अगर आपने मेरे ऊपर हाथ उठाने की कोशिश करी तो मैं आपकी कंप्लेन पुलिस में कर दूंगी। तब प्रॉपर्टी मिलना तो दूर की बात है, जिंदगी भर जेल की रोटियां तोड़नी पड़ेगी। मर्जी आपकी है, जेल की रोटियां तोड़नी है या मेरे लिए रोटियां बनानी है। पायल इतना कहकर आराम से बेड पर बैठकर टीवी देखने लगती है। समय बीतता है। समय के साथ पायल आरोही बनकर उसके ससुराल वालों का जीना हराम कर देती है। साथ ही उनकी सारी प्रॉपर्टी भी ट्रस्ट में दे देती है। दोनों माँ बेटे आरोही का बदला हुआ रूप देखकर बहुत परेशान थे। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और जैसे ही अक्षय को अपनी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में जाने की खबर मिलती है, वो गुस्से में पायल के पास आता है, जहाँ वो अपनी बीवी के साथ साथ उसकी डुप्लीकेट को देखकर हैरान था और वो कहता है, ये क्या तू आरोही?
मेरी बीवी की डुप्लीकेट भी है, मुझे तो पता ही नहीं था। वो तो अब समझ में आया, ये सब मेरी बीवी आरोही ने नहीं बल्कि उसकी डुप्लीकेट यानी तुमने किया। आपकी बीवी की डुप्लीकेट नहीं बल्कि आपकी बीवी की डुप्लीकेट बहन हूँ मैं, उनके चाचा की लड़की पायल। शादी में आपसे मुलाकात नहीं हो पाई थी, मेरे एग्जाम चल रहे थे, पर अब जब मिलना हुआ तो ऐसे हुआ। आपके साथ मैंने वही किया जो आपने मेरी दीदी के साथ किया। मेरी बीवी की डुप्लीकेट बहन, मेरा तो सर घूम रहा है। तुम खड़ी होकर क्या देख रही हो? इसे कुछ बोलो, इसने तुम्हारी जगह ले ली है, साथ ही हमारे घर की सारी प्रॉपर्टी उठाकर ट्रस्ट में दे दी। इसने जो भी किया मुझे बताकर ही किया, मेरे कहने पर ही किया है। मुझे अपनी बहन पर गर्व है, जो चीज मैं नहीं कर पाई वो उसने करके दिखा दिया। आप लोग सिर्फ पैसों के लिए ही भूखे हैं, लेकिन जिस पैसे के लिए आप लोग इतने दिन से परेशान थे वो अब आप लोगों को कभी नहीं मिलेगा। वो तो गया सरकार के खाते में। वैसे दीदी, हमारा भी तो यहाँ कोई काम नहीं है, चलिए हम भी चलते हैं। आपको भी अब दोबारा इस घर में आने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा, तुमने हमारा सारा प्लान खराब कर दिया। अक्षय इतना कहकर जैसे ही आरोही और पायल की तरफ आगे बढ़ता है, तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और आरोही के बयान पर उसके पति और सास को पकड़कर ले जाती है। इस तरह से अक्षय की बीवी की डुप्लीकेट बहन अपनी बहन को उसके ससुराल के अत्याचार से मुक्त करवाती है, साथ ही उन्हें उनके किए की सजा भी दिलवाती है और अपनी बहन को हमेशा के लिए अपने साथ लेकर विदेश चली जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।